तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेबीटी कोर्स के क्वेश्चन सभी शिफ्ट के। जो आपके जेबीटी कमीशन अभी हुआ था तो उसके सभी शिफ्ट के जेबीटी कोर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं 25 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके जेबीटी कोर्स के 20-20 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों की नियमित दिनचर्या और जोखिम वाली गतिविधियों में सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे बात की गई थी व्यक्तित्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें आपकी राइट आंसर हो जाएगा उत्साही व्यक्तित्व वाले जो लोग रहते हैं या फिर बच्चे होते हैं, वो नियमित दिनचर्या या फिर जोखिम वाली जो भी गतिविधि होती है वहाँ पे अक्सर सफल होते हैं। बाकी जो आपके अवसादग्रस्त यानी जो डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या फिर क्रोध करने वाले बच्चे होते हैं, निष्क्रिय जो होते हैं यानी जो इन दैनिक जो आपकी दिनचर्या होती है या फिर जोखिम वाली कोई भी गतिविधि होती है, उन गतिविधि में जो सक्रिय भाग नहीं लेते हैं वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे उत्साही हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान प्रबंधन के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो आपको बच्चों का रहता है उससे अध्ययन करने में प्रयोगात्मक पद्धति के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास को जो प्रयोगात्मक पद्धति के उपयोग को जो सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहता है डी, जिसमें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से बनाए गए समूहों की तुलना करना, यानी जो शिक्षण पद्धतियाँ बनाई गई होती है उनके समूहों की तुलना की जाती है। तभी आप जो संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन करने वाली प्रयोगात्मक जो पद्धतियाँ होती है उसका सर्वोत्तम रूप से जो प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन का कौन सा विशेष क्षेत्र आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, विकासात्मक चरणों और बालकों के जो चिंतन और अधिगम के तंत्र की जांच करता है। तो यहाँ पे जो सभी प्रकार के आपके संज्ञानात्मक, विकासात्मक, चिंतन या अधिगम से संबंधित जो जांच कौन करता है, तो इसमें आप जो आपका शिक्षा समाज शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया सामान्य, तो ये नहीं आता। यहाँ पे राइट आंसर आपका बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, जो वह क्षेत्र है जो विशेष रूप से बच्चों के मानसिक विकास और उनके सीखने के तरीकों का अध्ययन करता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकालीन जो काल था उसके दौरान ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक काल में जो आपके ब्राह्मणों को भूमि दान करने का मुख्य उद्देश्य था जीविका के जो साधन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कार्य शिक्षा से जो आपका एक वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट था उससे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कार्य शिक्षा की गतिविधियों के आयोजन में परियोजनाओं को स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा सामुदायिक संसाधन का आकलन करना। तो इसमें जो कार्य शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए पहले स्थानीय समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाएं व्यवहारिक, टिकाऊ और छात्रों के सामाजिक और आर्थिक परिवेश से सीधी जुड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लेंथी क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए थे, कुछ आसान थे, कुछ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है कि एक गणित शिक्षिका प्रारंभिक शिक्षा स्तर की जो कक्षा के लिए पूर्ण संख्याओं के जो परिचयात्मक पाठ की योजना बना रही है, वह विद्यार्थियों को शून्य की अवधारणा को प्रतिदिन के अनुभव से जोड़ने में सहायता करने के लिए सुपरिचित संदर्भ का उपयोग करना चाहती है। तो इसमें जो कौन सी कक्षा की गतिविधि सबसे प्रभावी ढंग से शून्य की अवधारणा को संबंधित तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें बक्सों में वस्तुओं की गिनती करते समय एक खाली बक्सा शून्य को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो शून्य की अवधारणा को बच्चे को जो तब सबसे अच्छी समझ आती है या सबसे अच्छे तरीके से समझ आती है जब इसमें वस्तुओं की अनुपस्थिति जो यहाँ पे उसके अनुपस्थिति के रूप में दिखाया जाता है, और वस्तुओं को जो बक्से की तुलना में एक खाली बक्से से करने पर छात्र दृश्य व्यवहारिक रूप से समझ पाते हैं कि शून्य कुछ नहीं या खाली समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे जीरो की समझ बच्चों में आती है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, जिसमें एक शारीरिक विकलांगता वाला छात्र एक मुख्य धारा की कक्षा में शामिल होता है और छात्र के स्कूल में विषय उपकरणों के लिए सीमित संसाधन है। समावेशी शिक्षण जो वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा से भी आपका जो क्वेश्चन
आया हुआ है, जिसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा छात्र को समायोजित करने के लिए शिक्षण में अनुकूलन करना। तो इसमें जो सीमित संसाधनों वाली जो समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे प्रभावी अनुकरण शिक्षण अनुकूलन है, जो आपके शिक्षण विधियों, सामग्रियों और कक्षा के वातावरण में बदलाव करके शिक्षक को यह सुनिश्चित करता है कि छात्र शिक्षा की गुणवत्ता कम किए बिना साथियों के साथ भाग ले सके और सीख सके। अगला जो क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि फारसी भाषा के संपर्क से हिंदी में आने वाली ध्वनि है। तो यहाँ पे जो हिंदी भाषा शिक्षण से भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। जो हिंदी शिक्षण आपकी बुक यहाँ पे रहती है, फर्स्ट या सेकंड ईयर दोनों यहाँ पे जो सिलेबस में ऐड की हुई है। तो इसमें जो आ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो आ ध्वनि है वो भारतीय आर्य भाषा परिवार का एक मूल स्वर है और प्रारंभिक संस्कृत जो आपका ध्वन्यात्मक प्रणाली का हिस्सा है। इसके विपरीत ज, क, ग जो इसमें जो आपकी नुक्ता वाली जो ध्वनियाँ होती है जिसके नीचे बिंदु लगते हैं, तो ये आगत ध्वनियाँ है जो फारसी और अरबी के संपर्क से हिंदी में आई है। तो यहाँ पर जो नहीं पूछा गया था कि कौन सी ध्वनि फारसी या अरबी भाषा से नहीं आई हुई है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सी से संबंधित है, जिसमें आपकी कक्षा में CE जो आपका सतत व्यापक मूल्यांकन लागू करने वाली एक शिक्षिका देखती है कि छात्र सहयोगी समूह कार्य में भाग लेने के इच्छुक है, लेकिन कुछ अभी भी चर्चा के दौरान राय व्यक्त करने में संकोच करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण निहितार्थ कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा डी, जिसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो दृष्टिकोण साझा करने और बोलने वाली गतिविधियों की शुरुआत करना। तो इसमें जो CE आपका रहता है, इसमें प्राथमिक लक्ष्य छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करना है, जिसमें संचार कौशल भी शामिल है। बोलने की गतिविधियों को शुरू करके और छात्रों को एक सुरक्षित वातावरण में अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक छात्रों को संकोच दूर करने में मदद करता है और सक्रिय कक्षा भागीदारी के लिए आवश्यक आत्मविश्वास बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी पद्धति में जो व्यक्ति अपनी मानसिक क्रिया को समझने के लिए अपने विचारों और भावनाओं की जांच करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा आत्मनिरीक्षण। यानी जो आत्मनिरीक्षण का मतलब है जिसमें व्यक्ति या बच्चा अपनी मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए अपने विचार और भावनाओं की जांच करता है। तो इसमें जो आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है, जहां एक व्यक्ति अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं की जांच करने के लिए भीतर की ओर देखता है। ये स्वयं के अवलोकन की एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग समझने के लिए किया जाता है कि किसी का मन कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल अपने छात्र के बीच भावात्मक संकट में वृद्धि देखता है। भावात्मक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की वर्तमान समझ के आधार पर आपके विचार में इस स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को सबसे बेहतर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्कूल के भावनात्मक संकट की वृद्धि बढ़ी हुई है उसके सहायता करने के लिए जो राइट आंसर यहाँ पे C आता है, जिसमें सहायता पहुँच के साथ खुला संवाद करना चाहिए। तो इसमें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार भावनात्मक संकट को संचार और सहायता के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। खुले संवाद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने से छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है, जबकि सहायता जैसे परामर्शदाता तक पहुंच प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनके जो भावनात्मक कल्याण के लिए आवश्यक पेशेवर मदद मिल सके। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह को कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग करके वास्तविक जगत की समस्याओं को हल करने का कार्य सौंपा जाता है। यह सूचना या ज्ञान को किस प्रकार विभाजित करता है। इसमें राइट आंसर आपका C आ जाएगा, जिसमें समस्या के समाधान के लिए जो अवधारणा को लागू करना। तो जब छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कक्षा की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो वो सरल रटने से बढ़कर अनुप्रयोग के चरण में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया सैद्धांतिक समझ कि क्या जानना है से हटकर व्यवहारिक निष्पादन की कैसे करना है पर ध्यान केंद्रित करके ज्ञान को विभाजित करती है, जिससे छात्रों का अपने सीखने की प्रत्यक्ष उपयोगिता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मान लीजिए आप किसी बच्चे के संपूर्ण विकास को बेहतर बनाने के लिए एक खेल गतिविधि तैयार कर रहे हैं, तो कौन सा आयोजन ग्राही भाषा और संपूर्ण उद्गम दोनों का सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देता है? कि यहाँ पे जो संपूर्ण विकास को बेहतर बनाने के लिए एक खेल गतिविधि ऐसी तैयार करनी है जिसमें संयोजन ग्राही भाषा और संपूर्ण अधिगम, जिसमें दोनों का जो सर्वोत्तम रूप से विकास या बढ़ावा मिल सके। तो इसमें राइट आंसर आएगा बच्चों को अनुदेशों का पालन करने के लिए कहना। तो यहाँ पे जो ग्राही भाषा का तात्पर्य है दूसरे द्वारा दी गई जानकारी को समझने और संसाधित करने की क्षमता से है। जब कोई बच्चा खेल के द्वारा जो निर्देशों का पालन करता है तो वे सक्रिय रूप से सुन रहे होते हैं, यानी भाषा को ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए अवधारणाओं को लागू कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। तो यह दोहरा जुड़ाव नियमों और श्रेणियों की उनकी संज्ञानात्मक समझ को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि शिक्षा में NCFTE 2009 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा व्यावसायिक विकास, यानी जो यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 2009 का जो मुख्य उद्देश्य है NCFTE की यहाँ पे जो बात हो रही है, जो आपका द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 जो रहता है, तो उसमें भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार किया गया था। जो शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तैयार किया गया था, इसका जो प्राथमिक ध्यान शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक शिक्षण कौशल से लैस हो और विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका विज्ञान शिक्षा से संबंधित, यानी साइंस की जो आपकी बुक रहती है उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन आपका रहता है कि विज्ञान शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रारंभिक विचारों को समझना शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह मिथ्या संकल्पनाओं को दूर करने के लिए शिक्षण को अनुकूलित करने में मदद करता है। तो जो आपका विज्ञान शिक्षण होता है, तो विद्यार्थी जो अक्सर वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में अपनी पहले से बनी धारणाओं या गलतफहमियां लेकर आते हैं। इन प्रारंभिक विचारों को समझकर शिक्षक ऐसे पाठ तैयार कर सकता है जो विशेष रूप से उन त्रुटियों को दूर करे, जिससे छात्रों का विज्ञान की ओर अधिक सटीक और गहरी समझ बनने में मदद मिले, ताकि उनकी गलतफहमियां और जो गलत धारणाएं रहती है, अंधविश्वास वगैरह, वो उनके दिमाग से निकाल कर उनके जो मानसिक विकास विज्ञान के प्रति अच्छे से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि एक नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने देखा कि विद्यालय में शिक्षक कभी कभार एक साथ कार्य करते हैं और प्राय अकेले कार्य करते हैं। उन्होंने ऐसी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया जिसमें शिक्षक प्रति सप्ताह सर्वोत्तम जो प्रथाओं को साझा करे। इस परिदृश्य में प्रधानाचार्य किस नेतृत्व उपागम, यानी कौन सी जो लीडरशिप अप्रोच को सबसे अधिक निकटता से प्रदर्शित कर रहे हैं? तो इसमें सुगम नेतृत्व, इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी। तो यहाँ पे जो सुगम नेतृत्व जो आपका रहता है, एक सामाजिक और जन केंद्रित दृष्टिकोण है जो कर्मचारियों के बीच प्रभावी और सहयोग को जो आपका साझा सीखने के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की प्रणाली बनाकर प्रधानाचार्य सकारात्मक बदलाव बढ़ाने के लिए जो आपके टीम वर्क या सीखने की संस्कृति को सुगम बना रहे हैं। हालांकि वह शिक्षण सुधार का भी समर्थन करता है, लेकिन यहाँ मुख्य कार्य शिक्षकों को एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से जो कार्य करने में सक्षम बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका रहता है, शिक्षा में प्रभावी कला एकीकरण के लिए शिक्षकों को किस ढांचे का पालन करना चाहिए? तो यहाँ पे जो प्रभावी कला शिक्षण, यानी जो आपका फाइन आर्ट्स से यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है कला से संबंधित, तो इसमें जो कौन सा फ्रेमवर्क का जो शिक्षकों को पालन करना चाहिए? तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा PAOR, यानी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रभावी कला एकीकरण के लिए PAOR ढांचा आवश्यक है, क्योंकि यह एक अनुभवात्मक और चक्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और शिक्षक गतिविधियों की योजना बताते हैं, उन्हें क्रियान्वित करते हैं और एक्ट प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और फिर भविष्य के लिए सीखने को बेहतर बनाने के लिए परिणामों पर विचार करते हैं। हालांकि STEM में जो कला शामिल है, लेकिन POR जो एकीकरण के लिए विशिष्ट प्रक्रिया संचालित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका D यहाँ पे होगा, B इसका राइट आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका देखती है कि कक्षा में निर्देशन के बावजूद विद्यार्थियों का एक समूह मानता है कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की तुलना में तेजी से गिरती है। तो वह यह एक ऐसी गतिविधि तैयार करना चाहती है जिससे विद्यार्थियों का जो वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करके उनकी जो मिथ्या धारणा को सुधारने में मदद मिल सके, और विद्यार्थियों के शिक्षा के संदर्भ में इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आता है कि विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके अनुमान लगाने, परीक्षण करने और परिणामों पर जो चर्चा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। क्योंकि किसी मिथ्या धारणा यानी गलतफहमी को सुधारने के लिए पूछताछ पर आधारित अधिगम विधि सबसे प्रभावी है। पहले अनुमान लगाने और फिर स्वयं प्रयोग करने से छात्र प्रमाण अपनी आंखों से देखते हैं, और यही देखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया की दोनों वस्तुएं एक ही समय में जमीन पर गिरती है, उन्हें अपने पुराने विश्वास को सही वैज्ञानिक समझ में बदलने में मदद करते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि एक कक्षा एक इबादती प्रश्न जो आपका वर्ड प्रॉब्लम हल कर रही है, जिसमें कुछ चीज़ें अज्ञात है। शिक्षक लिखते हैं, सारा के पास जॉन के पास मौजूद पेंसिल की संख्या के दोगुने से 3 अधिक पेंसिल है। यदि जॉन के पास x पेंसिल है तो कौन सा व्यंजक सारा के पास मौजूद पेंसिल की संख्या को दर्शाता है। तो विद्यार्थी को सही समाधान प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका आएगा 2x प्लस 3 यानी सी इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें इबारती प्रश्न को बीजगणितीय जो व्यंजक में बदलने के लिए इन भागों को पहले तोड़ते हैं, और जॉन के पास मौजूद संख्या का दोगुना का अर्थ है 2 गुना यानी 2x, और 3 अधिक का अर्थ है कि उस परिणाम में 3 जोड़ते हैं, इसलिए सारा के पास मौजूद पेंसिलों की कुल संख्या होगी 2x प्लस 3 के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, जिसमें शिक्षा के प्रचार में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है। तो इसमें राइट आंसर आपका समग्र विकास यहाँ पे रहता है, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट शिक्षा के प्रचार में सिद्धांत जो प्रमुख रहता है। आधुनिक जो शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है, जैसे कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 की आपकी रहती है, CCE जैसे ढांचों द्वारा जोर दिया जाता है, और बच्चों का समग्र यानी सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इसमें न केवल शैक्षिक ज्ञान शामिल है बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल है, ताकि छात्रों को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने में मदद मिल सके। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम पहली शिफ्ट को ही सॉल्व करने वाला है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट आपको कौन से शिफ्ट के क्वेश्चंस चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं। उसी सब्जेक्ट के उस शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी इसका PDF मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। फेसबुक पेज पर भी इसका जो नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो JBT कमीशन जो अभी CBSE का होने वाला है, उसके लिए नोट्स भी हमने कंप्लीट तैयार कर लिया, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के जो डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स जिसमें टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के MCQs भी आपको बाकायदा जो टॉपिक वाइज इतने कवर किए गए हैं कि जो सिलेबस में दिए गए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी JBT कोर्स के भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो आपके 21 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए, जो 15 टॉपिक यहाँ पे जो दिए गए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो कंप्लीट बुक्स ऐड करके वो 21 सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं, और उसके MCQs भी हमने कंप्लीट डाल रखे हैं। बाकी साथ ही में जो नोट्स के साथ ही हमने मॉक टेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब अगर आप अलग से लेते हैं तो कहीं से भी, तो आपको 499 में कम से कम मॉक टेस्ट यहाँ पे 10 मिल रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड जो यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह के जो आपके डिवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन, उसी बेस पर हमने टोटल 10 मॉक टेस्ट भी नोट्स के साथ फ्री ऐड कर दिए गए हैं। और प्रीवियस जो शिफ्ट के क्वेश्चन आप अभी तक जो देख लेते हो, सभी शिफ्ट के कंप्लीट सॉल्व पेपर्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए। बाकी कुछ वीडियोस में भी आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कवर कर सके। तो जो नोट्स ये कंप्लीट सेट आपका रहने वाला है, तो अभी तक जो 799 का ही रहता है, लेकिन अब अगले महीने आपका जो एग्ज़ाम जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि CBSE का आपको पता है कि एग्ज़ाम जल्दी जल्दी आपके होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स पढ़कर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें से आपको 699 में अब ये जो नोट्स हम प्रोवाइड
करा रहे हैं, जिसमें आपको ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैसेज करके आप नोट्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। नोट्स आपको एकदम सब्जेक्ट वाइज और आपके टॉपिक वाइज मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी इसमें आपको ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि हर महीने के जो हिमाचल और उधर के जिस बेस पर आपको जो करंट अफेयर अभी प्रीवियस कमीशन में आए थे वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी आप नोट्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल पर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें और टाइम से आप अपनी प्रिपरेशन के लिए वीडियो देख सकें। और फेसबुक पर भी आपको ये वीडियोज़ मिलने वाली है। तो फेसबुक पेज आपका रहता है हमारा JBT DLED का जो पेज है, वहाँ पर भी आपको डेली अब वीडियोज़ मिलने वाली है। तो उसके लिए पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।